तो बच्चों हम लोग एसी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, सर्किट सॉल्विंग। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ आरएल सर्किट। एनालिसिस ऑफ आरएल सर्किट की बात करें तो एनालिसिस ऑफ आरएल सर्किट में आएंगे तो देखो, सबसे पहले हम आरएल सर्किट के बारे में बोले। आर एल ये मान लो करंट आपको गिवन हो आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। तो देखो, हम लोगों ने जब प्योरली रजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ा था तो वहाँ पे पढ़ा था कि एक्सएल क्या होता है, एक्सी क्या होता है, ये सब पढ़ लिया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे प्रॉब्लम को सबसे पहले ये मेन सोर्स वोल्टेज जो होगा वो क्या, सोर्स वोल्टेज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सोर्स वोल्टेज इक्वल टू वी एल प्लस वी आर। ये तो लिख ही सकते हैं सोर्स वोल्टेज। एक बात बस याद रखना, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता होता है, याद भी होता है आप सभी को, कि ये करंट जो जाएगा वो रजिस्टर से पास होगा और इंडक्टर से पास होगा। इंडक्टर के लिए याद रखना कि इंडक्टर के लिए अगर करंट आई पास हो रहा है और इसके क्रॉस वोल्टेज वी एल है, तो हमेशा याद रखिएगा आई लैग्स वी एल बाई 90 डिग्री। और दूसरी बात याद रखिएगा, अगर मान लो रजिस्टर है तो I इज इन फेज विथ वी आर। इंडक्टर के लिए याद रखिएगा कि इंडक्टर से जो भी करंट, इंडक्टर से जो करंट पास होगा उस करंट से 90 डिग्री आगे होगा वोल्टेज। करंट लैग करने का मतलब वोल्टेज आगे होगा। याद रखिएगा कि इस इंडक्टर से जो भी करंट पास होगा उस करंट से पूछोगे उसका फेज कितना है, तो उससे 90 डिग्री ज़्यादा फेज इसका लिख दो। ये तरीका याद रहे आप सभी को। और या फिर उल्टा कि इस वोल्टेज को पता हो, इसका वोल्टेज पता है और उसका फेज हमें पता है, तो उसके अंदर करंट का फेज क्या होगा वो हमें लिखने आ गया। दो पार्ट होता है सॉल्विंग का, ये बात आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। दो पार्ट होता है सॉल्विंग का कि हमें एक तो फेज समझ में आ जाए, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। फेज समझने के लिए हम लोग बात करते हैं कि फेज एंगल कितना होता है। याद रखिएगा कि रजिस्टर से जो करंट जाएगा उसका जो भी फेज होगा, फेज क्या पार्ट होता है, ये वाला पार्ट। ठीक है ना। अब एक बात क्लियरली देखो, एक्सएल कितना होगा, एक्सएल तो ओमेगा एल, ये तो पता है हमें, और रेजिस्टेंस पता ही है। तो फेजर बनाओ, फेजर बनाया तो जब फेजर बना के सॉल्व करेंगे, फेजर यहाँ पे हम लोग, अच्छा पहले अभी फेजर की बात नहीं करते हैं, फेजर तो अभी नहीं जानते हम लोग। फेजर से पहले मैं बात करूँ कि चलो वी आर जो होता है वो क्या होता है, वी आर, वी इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। अच्छा, तो वी आर कितना होगा, वी आर लिखने का तरीका बहुत क्लियर कट है। हमें वी आर लिखना है, आई पता है, ध्यान से देखिएगा। जो करंट जाएगा, नियम क्या है कि जो करंट जाएगा उस करंट का जो पीक वैल्यू, इसके क्रॉस वोल्टेज का पीक वैल्यू जो होगा वो करंट का पीक वैल्यू इंटू आर। ये मैग्नीट्यूड लिख लिया, आई इंटू आर। फेज कितना होगा, फेज ऐसे लिख लो, जो है करंट का वही फेज रहेगा। मुझे वी एल लिखना है तो वी एल ऐसे लिखेंगे, आई नॉट इंटू एक्सएल। ये मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया। फेज पार्ट लिखने का तरीका क्या है, देखो इसमें वी एल लिखना है तो उससे करंट कितना जा रहा है,
तो वहाँ से पहले मैग्नीट्यूड लिख लो। मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई नॉट इंटू एक्सएल। फेज पार्ट लिखना है तो फेज पार्ट के लिए करंट का फेज कितना है, उससे 90 डिग्री ज़्यादा होगा। ये तो हम लोग रटे हैं एकदम, ये दोनों लिख लिया। अब v मुझे बताना है तो v सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, v इक्वल टू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ध्यान से देखा जाए तो आई नॉट अगर कॉमन कर लिया जाए, आर साइन ओमेगा टी प्लस एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस प्लस 90 डिग्री। ध्यान से देखा जाए ये चीज़ तो कांस्टेंट है, बस इसी को सॉल्व करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। इस पार्ट को अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो देखो ये बहुत याद आ रहा हो आपको, तो हम लोग SHM में 2 SHM का सुपरपोजिशन है। ये ध्यान से देखा जाए तो 2 SHM का सुपरपोजिशन है, तो 2 SHM का सुपरपोजिशन यूज करें। 2 SHM का सुपरपोजिशन में आपको पता होगा सबसे कम फेज वाले को जनरली हम लोग रेफरेंस मानते हैं। ऐसा कसम नहीं खा के बैठे हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि कम फेज वाले को हम लोग रेफरेंस मान लिया। तो रेफरेंस सबसे कम फेज क्या है, ओमेगा टी। ओमेगा टी मतलब रेफरेंस। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये वाला, ये फेज बताएगा, ये मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है, आर। अच्छा, उसके बाद इससे इस फेज से 90 डिग्री ज़्यादा फेज पर, 90 डिग्री ज़्यादा फेज पर एक्सेल बना दिया, क्योंकि इसका फेज देखो ओमेगा टी से 90 डिग्री ज़्यादा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, देखो 90 डिग्री ज़्यादा। रिजल्टेंट जो आया, ये रिजल्टेंट को जेड बोलते हैं, जो कि वैल्यू होगा एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फाई। इस जेड को बोलते हैं इम्पिडेंस। इस जेड को क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस। जैसे एक्सएल था, एक्सी था, आर था, वैसे ही एक नया टर्म यूज हुआ है, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस की प्रॉपर्टीज़ बात करें तो ये फिर से ओमेगा पे डिपेंड करेगा। ये ओमेगा पे डिपेंड करेगा, ये एनर्जी स्टोर भी कर सकता है कुछ, और रेजिस्टेंस भी है इसके अंदर, तो डिसिपेट भी करे। दोनों प्रॉपर्टी कॉमन है इसमें, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। ये सारी बात अपने को समझ में आता है, ठीक है ना। तो यानी जेड का कैलकुलेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं फेजर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर। तो फेजर पार्ट अपने को क्लियर होगा। फेजर कैसे बनाते हैं, फेजर सीधा सीधा रेफरेंस बनाएंगे। पहले तो ये लिख लिया करेंगे। अब ये लिखने का तरीका क्या, बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली समझ में आता है कि इसका 90 डिग्री ज़्यादा होगा, मतलब ऊपर रेफरेंस हमेशा इसको मानेंगे तो 90 डिग्री ज़्यादा भी ये रहेगा, यानी एक्सेल हमेशा ऊपर रहेगा, आर हमेशा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए एक एग्जांपल इस पे करने को, यहाँ पे जो भी जेड आया है, जेड की वैल्यू कितना आया है, अंडर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी अगर हम बात करें तो v इक्वल टू, हमें जो v लिखना है तो v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, कुछ ऐसा होगा। तो फाई की वैल्यू तो हम लोगों ने वहाँ ट्रायंगल से देख लिया था, जेड ये एंगल जो बना इसी को फाई कहते हैं। अब ये जुड़ेगा या घटेगा फाई, तो फाई प्लस होगा कि माइनस होगा, ये इससे डिसाइड करेंगे कि बिहेवियर कैसा है, इंडक्टिव। अकेले इंडक्टर होता तो 90 डिग्री वोल्टेज आगे जाता, दोनों के साथ है तो ये चाहता है जीरो फेज पे रहे, सेम फेज में रहे, ये 90 डिग्री लीड करे, तो दोनों के बीच का कुछ आएगा, फाई आया। और ये वोल्टेज को लीड कराता है, तो इसलिए लीड कराने का मतलब ज़्यादा एंगल होगा, ठीक है।
और यहाँ पे z इक्वल टू होगा एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, z इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। याद रखिएगा कि v नॉट जो होगा आई नॉट इंटू जेड और वी आर एम एस इक्वल टू होगा आई आर एम एस इंटू जेड। देखो जेड किसको रिप्रेजेंट करता है? पूरे सर्किट का इम्पिडेंस, पूरे सर्किट का रजिस्टिव वैल्यू, रजिस्टिव प्रॉपर्टी। सर्किट में 2-3 एलिमेंट है, दोनों का मिला के। एक्सएल किसको बताता है? एक्सएल केवल कैपेसिटर के लिए, इंडक्टर के लिए। एक्सी केवल कैपेसिटर के लिए, आर केवल रजिस्टर के लिए, जेड सबके लिए मिला के सबका रिजल्टेंट वैल्यू। ठीक है ना? तो सबका रिजल्टेंट वैल्यू लोगे तो सबका रिजल्टेंट नेट करंट और नेट वोल्टेज में रिलेशन है ये। जेड लेंगे तो नेट वोल्टेज नेट करंट। ठीक है, ये बातें याद रहेंगी। आगे इसी में चलते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल जैसे ये करते हैं कि चलो v इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी। ओमेगा दिया हो मान लो 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। आर दिया है 4 ओम और एल गिवन है ये गिवन है। ठीक है ना? आपको करंट दिया है 20 साइन, चलो वोल्टेज दिया है इस बार तो करंट क्यों देगा? करंट तो पूछेगा। ठीक है ना? और सब कुछ अपने को बताना है, पूरे सर्किट के एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना? सब कुछ जो भी पूछा जा सके, इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस जो भी होगा। तो जैसे मतलब आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। फाइंड ए पार्ट, इसका देखो सबसे पहले तो मैं पूछूँ आपको वी नॉट कितना है, जो आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिला आपको, आपसे पूछ रहा है वी नॉट बताओ। तो वी नॉट जो देख के बोलते पीक वैल्यू तो 20 दिखा। ठीक, और देखते ही वी आर एम एस आपसे पूछ लिया जाए तो वो तो 10√2 आ गया। दो चीज़ तो हम लोग बता ली देखते ही, क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट करने से पहले ही। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स याद रखो हमेशा, कि कभी भी 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट रहे, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे रजिस्टर हो, अकेले अकेले का तो पता है, 2 या 2 से ज़्यादा मतलब तीनों भी हो, तो हमेशा सबसे पहला काम एक्सएल, एक्सी, एक आर पता करो और फेजर बनाओ, सबसे पहला स्टेप। तो देखो, तो आप बताओ मुझे एक्सएल कितना है? ओमेगा एल, जो कि वैल्यू रखा, सब कुछ सिंप्लीफाई किया तो पता चला 3 ओम आया। अब आर कितना दिया है? 4 ओम दिया है। और फेजर बनाया तो फेजर में रटा रटाया होना चाहिए कि एक्सेल ऊपर रहता है 3, आर 4, रिजल्टेंट 5, इसी को जेड बोलते हैं ना। ट्रायंगल में देखो तो इसको 3 को इधर ले जाओगे अगर, इसको बोलते हैं इम्पिडेंस ट्रायंगल। तो tan थीटा क्या बनेगा? tan थीटा 3/4, थीटा 37 डिग्री। ठीक है, तो वी आर एम एस हमें पता है, इसमें जो करंट जा रहा होगा उसका आई नॉट कितना होगा। तो हमें पता है कि वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। बात समझ में आया ना कि ये पूरे सर्किट का करंट है, इसलिए जेड लिखना पड़ेगा, ना कि एक्सएल लिखना पड़ेगा। तो वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। तो वी नॉट तो हमें पता है, वी नॉट तो हमें पता है, वी नॉट कितना है?
वी नॉट 20 है, आई नॉट कैलकुलेट करना है, जेड सॉल्व कर लिया 5, आई नॉट की वैल्यू आ गया 4 एम्पियर, आई नॉट की वैल्यू आ गया 4 एम्पियर। ठीक है, अब आई नॉट आपको अगर पता चल गया तो आई करंट कितना होगा, 4 साइन। अब आप मुझे बताओ बिहेवियर कैसा है, कैपेसिटिव है कि इंडक्टिव है, इंडक्टिव है। इंडक्टर में करंट लैग करता है, तो लैग करता है तो वोल्टेज से पीछे जाएगा, और कितना पीछे जाएगा, अकेले होता तो 90 होता। इसे बोलते हैं फेज डिफरेंस, ये थीटा को ही बोलते हैं फेज डिफरेंस, याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस। किसका फेज डिफरेंस, वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस। वोल्टेज तो ये दिया है, यानी इसके फेज से इसका फेज पीछे रहेगा कितना, 37 डिग्री, तो ओमेगा टी माइनस 37 डिग्री। ये देखो करंट आ गया, करंट आ गया, तो आई नॉट कितना है 4, आई आर एम एस कितना दिख रहा है बाई √2। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन अब जाके आसान बना कि अब आपको करंट पता चल गया। अब सबसे पहले आप वी आर और वी एल के बारे में सोचना ही शुरू तब करो जब आपको करंट पता चले, उससे पहले सोच ही नहीं सकते हो। अब देखो वी आर लिखना बहुत आसान है, वी आर क्या होगा, वी आर हो जाएगा आई जो करंट जाएगा उसी से मल्टीप्लाई करें, मैग्नीट्यूड पार्ट कितना होगा 4 इंटू आई, 4 इंटू 16 साइन ओमेगा टी माइनस 37 डिग्री। जो करंट जैसे जाएगा फेज लेके वैसा ही फेज बनेगा, इसका फेज बदलने वाला नहीं है। और मैं बोलूँ वीएल कितना होगा, तो वीएल देखो, वीएल जो होगा वो जो करंट गया यही करंट, इसको मल्टीप्लाई करें एक्सेल से, एक्सेल कितना है 3, तो 12 साइन ओमेगा टी माइनस 37। देखो करंट वाला फेज पूरा पूरा लिखेंगे बिना दिमाग लगाए, करंट को तो पूरा पूरा लिखेंगे पहले जो करंट जा रहा है। अब ये याद है ना हमें कि इंडक्टर से जितना करंट गुजरता है उससे 90 डिग्री ज़्यादा होता है उसका फेज वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे लिखने के लिए हमें केवल, अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तब कौन सा फेज है, तो भाई ये पूरे सर्किट का ओवरऑल है, ये केवल इंडक्टर का, तो इंडक्टर का अकेले में तो 90 डिग्री होता है ना। ठीक है, एक और प्रैक्टिस इसी में करते हैं। तो बात समझ में आ गया, अगर वोल्टेज दिया है तो थोड़ा टफ हो जाता है, पहले करंट निकालना पड़ता है तब जाके सर्किट सॉल्व करना पड़ता है। ये बातें आपको एकदम से याद रहे, मुझे उम्मीद है याद भी रहेगा। अब जैसे मैं बात करूं, चलो एक प्रैक्टिस के लिए तुरंत में आंसर बताइएगा, आप सब लोग ट्राई कीजिएगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा, करंट दिया होता तब आसान होता है, वोल्टेज दिया होता तो पहले करंट पता करना पड़ता है। ये जैसे 4√2 ओम, 4√2 ओम एक्सेल दिया है, इस बार एल नहीं दिया है, मतलब चलो ठीक, आपको आसानी के लिए मैंने डायरेक्ट एक्सेल दे दिया, ठीक है ना। और ये 20 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री वी दिया है। सब कुछ बताना, पूरा सॉल्व करो सब कुछ। तो भाई सब कुछ सॉल्व करना है, सब कुछ सॉल्व करते हैं। सब कुछ अगर मुझे सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, चलो बताओ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक्सेल एक्सी एक्सआर कैलकुलेट करना, तो सब दिया है। फेजर बनाना, उसके बाद तो फेजर बना लो। फेजर बनाएंगे तो एक्सेल 4√2, इधर भी 4√2, रिजल्टेंट इसका √2 टाइम्स 8,
यानी जेड की वैल्यू 8, ये एंगल 45 डिग्री, यानी थीटा आ गया 45 डिग्री, जेड आ गया 8। तो वी नॉट, ये जो करंट का आई नॉट होगा, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई जेड, तो 20/8 एम्पियर, यानी आई जो होगा, आई नॉट 20/8 का मतलब होता है 5/2, 2.5 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। जो लिख दिया है पहले उसको पूरा लिख लिया जाए। अब बताओ इस वोल्टेज से 45 डिग्री करंट लैग करेगा, क्योंकि इंडक्टिव प्रॉपर्टी है, तो इंडक्टिव प्रॉपर्टी होने पे लैग करता है। तो 45 डिग्री लैग कराना है, तो इससे 45 डिग्री पीछे ले चलो, ठीक है। तो ये करंट आ गया I इक्वल टू, इस करंट को देखने के बाद अब देखो यार, कल के दिन तुमसे पूछे आई नॉट कितना है तो 2.5, आई आर एम एस कितना है 2.5/√2, वो सब तो लिख ही लोगे अगर आप लोग, ठीक है ना। वी नॉट कितना है 20, वी आर एम एस कितना है 20/√2, जेड सब कुछ पता चल गया। अब मुझे कल के दिन कोई वी आर और वी एल पूछे, तो वी आर को रटो कि ये जो भी करंट जाएगा रजिस्टर से, ये जो भी करंट रजिस्टर से जाएगा, वो करंट का फेज जो है वही फेज आर के अक्रॉस वोल्टेज का होगा। तो ये फेज जो भी बन रहा है वही इसका बनेगा, बस आर से मल्टीप्लाई कर दें। तो यानी वी आर की वैल्यू सीधा सीधा है 2.5 × 4√2 साइन ओमेगा टी माइनस 15 डिग्री। वी एल बोलो, तो इस मैग्नीट्यूड पार्ट तो डायरेक्ट पहले लिखेंगे ना, 2.5 × 4√2 साइन ओमेगा टी माइनस 15 डिग्री। करंट का जो भी करंट होता है उससे वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है। बोलो, याद रहेगा सबको? आगे चलते हैं। क्या आरएल सर्किट की बात कर रहे हैं, सॉरी आरसी सर्किट की बात करते हैं। तो आरसी सर्किट के लिए देखो क्या होगा। अब एक बार तरीका समझ में आ गया है, तो आरसी सर्किट में भी कुछ है नहीं, नाम बस बोल रहा हूँ मैं, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सी आर, तो सबसे पहले एक्सी कैलकुलेट करोगे, एक्सी क्या होगा 1/ωc, ये तो पता ही है सबको। प्रोसीजर एकदम वही है, कोई अंतर आने वाला नहीं है। बस याद रखने की बात यह है कि अगर करंट है I = I0 साइन ओमेगा टी, तो हमें पता होना चाहिए ये VC, ये VR, I इज इन फेज विथ VR, I लीड्स VC बाई 90 डिग्री। ये दो बातें याद रखनी है। हमें पता होता है कि इंडक्टर में करंट लैग करता है, एक ही बात याद करने को बोला हूँ, इंडक्टर में करंट लैग करता है। इंडक्टर में करंट लैग करेगा तो कैपेसिटर में करंट लीड करेगा। कितना लीड करेगा? 90 डिग्री लीड करेगा। किससे लीड करेगा? अपने खुद के वोल्टेज से। 90 डिग्री वाली बात याद रखिएगा, 90 डिग्री जो लिखना होता है अपने खुद के वोल्टेज से, खुद के करंट से। खुद का करंट क्या? जो इससे पास हो रहा है उसके खुद के करंट से खुद का जो वोल्टेज है VC, वो 90 डिग्री। अब पूरा ओवरऑल वोल्टेज की बात नहीं किया जाता है, वो तो सर्किट पे डिपेंड करेगा। उसके अंदर नियम आपको पता होता है कि सबसे पहला काम क्या करते हैं, XL XC पता कर लेते, तो दिया ही है मान लो, तो तुरंत फेजर बनाते हैं। तो फेजर बना लिया जाए। फेजर में याद रखिएगा कि यहाँ पे लैग कर रहा है करंट, सॉरी करंट लीड कर रहा है, यानी वोल्टेज जो होगा वो करंट से लैग करेगा। तो V जो होगा, V कितना होगा? VR जो लिखोगे आप, VR कैसे लिखोगे? I0 R साइन ओमेगा टी, कोई कष्ट नहीं। VL क्या लिखोगे? I0 XC, सॉरी VC
साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। याद है ना, करंट से वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है कैपेसिटर में। तो अब देखो जब फेजर बनाने जाओगे तो वोल्टेज VR का जो होगा और VC का, VC 90 डिग्री नीचे चला जाएगा ना, तो यानी R इधर रहेगा और ये XC, एक्सल में देखो 90 डिग्री प्लस का था तो ऊपर चला गया था, रिजल्टेंट यहाँ से आ जाएगा जेड। वैसे ही कुछ नया नहीं है, तो ये जेड की वैल्यू अंडर रूट के आ जाएगा XC² प्लस R²। बोलो, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो देखो ट्रायंगल बन जाएगा। tan फाई कितना होगा, XC/R। वहाँ पे tan फाई कितना था, XL/R। ठीक है, अब उसके बाद एक बार आ गया तो सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। हमें करंट पूछना है तो करंट हमें पता ही होता है, I0 = V0/Z। फेज डिफरेंस इसे कहते हैं फाई को। मैं आपसे बोलूँ एक क्वेश्चन इस पे करने को, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, हो गया, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए इस पे प्रैक्टिस के लिए। चलो C आपको दिया है 1/400 पाई फैरेड, R दिया है 3 ओम, V दिया है, चलो मान लो V दिया है 20 साइन 100 पाई टी। सब कुछ सॉल्व करना है, ठीक है ना। VR VC, यार एक बार बताओ, VR VC तो हम तब लिख पाएंगे ना जब करंट पता होगा। अच्छा, करंट पता होने के लिए जेड पता होना चाहिए। तो नियम, जब करंट दिया रहता तब क्वेश्चन आसान हो जाता, डायरेक्ट VR VC लिख देते। अभी नहीं दिया है तो लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक्सेल XC कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो क्या गिवन है, देखो तो R दिया है 3 ओम। सबसे पहले स्टेप में ये सब लिख लिया करो। XC होता है 1/ωc, जो कि दिया है कितना, ओमेगा 100 पाई, तो 4 ओम। उसके बाद फेजर बना लेते हैं तुरंत। फेजर कितना आया, XC नीचे 4, ये 3, रिजल्टेंट जेड 5, ये 53 डिग्री। ठीक है, फाई की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। अब आपको पूछा गया है I0, तो पहले I0 लिख लो V0/Z। V0 कितना है 20/Z की वैल्यू कितना है 5, 4 एम्पियर। V0 कितना है 20, VRMS कितना है 20/√2, I0 कितना आया है 4, IRMS कितना हो जाएगा 4/√2। वो सब आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। एक बार I लिखना होगा तो I क्या होता है, I0 की जगह कितना लिखेंगे 4, फेज पार्ट लिखो। ये मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया, फेज पार्ट में पहले वोल्टेज जो दिया है वही लिख लो 100 पाई टी। अब हमें पता होता है, ये ऊपर नीचे देख के कंफ्यूज मत हुआ करो, वो अलग से हम लोग सोचते हैं। इंडक्टर रहता तो करंट लैग करता, कैपेसिटर है तो करंट लीड करेगा। कितना लीड करेगा वो यहाँ से पता चलेगा। ये मत कंफ्यूज होना कि नीचे है तो लैग करेगा, नहीं, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होता है करंट लीड करता है। तो प्लस का 53 डिग्री। ठीक है, अब कल के दिन आपको VR पूछे तो अब एक बार करंट आ गया। देखो करंट अगर पहले ही दिया रहता तब तो डायरेक्ट VR लिखते,
एक बार करंट आ गया, कभी भी वी आर और वी सी ये सब पूछे तो समझ लो आपको किसी भी कीमत पे करंट लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट पता चल जाता है तब वी आर लिखना आसान है ना। करंट सीधा आई इंटू आर, आई 4×12 मैग्नीट्यूड 12, फेज वही रहता है जो करंट का फेज है, इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं। वी एल वी सी लिखना है तो वी सी में भी वही है, मैग्नीट्यूड पार्ट तो वैसा ही होता है सीधा 4×16 साइन, करंट का जो फेज दिया पहले लिख लो 100πt + 53। अब डिसाइड करो कि वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस जो होता है उसमें क्या होता है, वोल्टेज जो कैपेसिटर का होता है वो लैग करता है 90 डिग्री करंट से, -90 डिग्री हो गया, ठीक है।